नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, इस सेशन में, कि जो एम एन रॉय है, बहुत बड़े राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारक, जो बाद में जाकर के मार्क्सवादी हो जाते हैं और उसके बाद मानवतावादी या मानववादी, उग्र मानववादी या मौलिक मानववादी विचारों में अपनी विकास यात्रा को समाप्त करते हैं। तो उनके विकास क्रम को हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे इस जीवन काल में वो अपने इस जीवन काल में इसी विचारधारा के अलग अलग क्रम को कैसे आगे देखते हैं या आगे बढ़ाते हैं, वो कैसे इसका त्वरित रूप से या फिर एक क्रमबद्ध रूप से या फिर कहें तो एक निरंतर गतिमान स्थिति में कैसे विकास होता है, और उसमें उनके जो विचारों में त्वरित बदलाव कैसे आते हैं, एक साल में एक दो साल में बदलाव एकदम से कैसे हो जाता है, उनको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। डिटेल में हम क्या करेंगे, उनकी विचार यात्रा को और साथ में उनकी जो विश्व यात्रा रही है इससे रिलेटेड आइडियोलॉजिकल जो जर्नी है उसमें, वो आइडियोलॉजिकल कैसे जर्नी, कैसे एक फिजिकल उनकी जो जर्नी थी, विश्व पूरे वर्ल्ड ग्लोबल जर्नी थी, उसमें कैसे अलग अलग जगहों पर अलग चरणबद्ध तरीके से उसमें बदलाव देखने को मिल रहा था। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उनके पहले चरण पर। पहला उनका जो फेज था उसमें वो किस प्रकार के विचारों को रखते थे। अब सबसे पहला फेज है उनका क्रांतिकारी चरण, जब वो कहाँ है, भारत में है। ठीक है, अब भारत में होने की वजह से यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों का दबदबा है, अंग्रेजों का प्रभुत्व है। तो अंग्रेजों के प्रभुत्व से लड़ने के लिए, प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। चुनौती देने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। तो चुनौती देने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देती हूँ, आपको पता है इसमें उन्होंने सहयोग लिया था बाघा जतिन। ठीक है, इसमें उन्होंने सहयोग लिया बाघा जतिन, ये जतिन। ठीक है, तो बाघा जतिन जो उनके गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, उनसे उन्होंने सहयोग लिया। और इनकी जो पार्टी थी अनुशीलन समिति, इस अनुशीलन समिति से क्या करते हैं, वो गठबंधन करते हैं, सहयोग करते हैं, इसमें खुद सदस्य के रूप में जुड़ते हैं। तो ये एम एन रॉय के बारे में एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्होंने शुरुआती स्तर पे बढ़ाया। ये उनका कार्य जो है, समय काल, ये 1905 से लेकर के 1915 तक। ठीक है, 1905 से लेकर के 1915 तक देखने को मिलता है। इसमें वो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या करते हैं, अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो मुख्य रूप से भारत क्रांतिकारी जो चरण है, उनके विचारों में क्रांतिकारी जो विचार है, अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने का जो विचार है, अंग्रेजों को बिल्कुल समाप्त कर देने का विचार है भारत से, तो वो विचार क्रांतिकारी चरण, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चरण कहलाता है, जिसमें वो राष्ट्र को पहली प्राथमिकता देकर के क्या करते हैं, हिंसक संघर्ष, खून खराबे के माध्यम से, क्रांतिकारी की गतिविधियों के माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं, देश से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करना चाहते हैं। ये उनके विचार हैं। आगे जाकर के सफल होते हैं असफल होते हैं वो बात की बात है, कहीं ना कहीं इसको पूरा नहीं कर पाए वो, लेकिन हमें पता होना चाहिए शुरुआती स्तर में भारत में, सुमात्रा में रहेंगे, जावा में रहेंगे, सभी भारत में, इंडोनेशिया में, मुख्य रूप से दोनों जगह इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया के द्वीप है दोनों। तो इंडोनेशिया और भारत में वो जब रहते हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार की अप्रोच में रहते हैं वो, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। समय काल है 1905 से 1915 तक का। उनके जीवन का प्रारंभिक चरण होता है और मूल नाम उनका नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य होता है। इसी नाम से वो क्या करते हैं, अलग अलग गतिविधियां करते हैं। नाम फिर बदनाम होता है तो उनको नाम चेंज करना पड़ता है अलग अलग जगहों पे। इसी फेज को ही रोमांटिक क्रांतिकारी, रोमांटिक रेवोल्यूशनरिस्ट भी कहते हैं, रेवोल्यूशनिस्ट। तो ये रिवोल्यूशनिस्ट भी कह सकते हैं, मतलब एक प्रकार से ऐसा क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशन के माध्यम से, जो क्रांति के माध्यम से कुछ बदलाव करना चाहता है, वो है यहाँ पे, या राष्ट्रवाद को यहाँ पे प्रमुखता से देश को स्वराज देना चाहते हैं, वो यहाँ पे व्यक्ति होगा रोमांटिक रिवोल्यूशनरी या फिर रिवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे उनका जो लक्ष्य है वो, ठीक है, हम जान चुके हैं, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकना। इसके लिए उन्होंने किस संगठनों का सहारा लिया, युगांतर, ठीक है, अनुशीलन समिति, बाघा जतिन की है संगठन, राजनीतिक गुरु है उनके, इनका उन्होंने कहीं ना कहीं यूज किया। उन्होंने कुछ यात्राएं की हथियारों की खोज को लेकर के। उन्होंने समझा कि अगर हमें अंग्रेजों को निकालना है हमारे देश से तो हमें कुछ हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी। और उन्होंने एक बहुत अच्छा समय देखा कि यहाँ पे अंग्रेज अब इन्वॉल्व हो चुके हैं विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की क्या है, संलिप्तता हो गई है 1914 से लेकर के 1918 तक। अब इस समय में उन्होंने समझा कि यहाँ पे अंग्रेजों को उखाड़ने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज व्यस्त हैं विश्व युद्ध में, हम वहां पे इनकी कमजोर होती स्थिति में फायदा उठा सकते हैं, उनको और कमजोर कर सकते हैं। तो हथियारों की आवश्यकता है। हथियारों के लिए वो क्या करते हैं, बाघा जतिन के नेतृत्व में विद्रोह करने का प्लान बनाते हैं। उस विद्रोह को, उस प्लान, उस पूरे के पूरे रिवोल्ट करने के लिए उनको चाहिए रहते बहुत सारे हथियार। उस हथियारों के लिए, प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने जावा, इंडोनेशिया,
सुमात्रा, इंडोनेशिया के अलग अलग द्वीपों की यात्राएं की। फादर मार्टिन और हरी सिंह जैसे अलग अलग नाम, छद्म नाम, झूठे नाम या गलत फेक नेम उन्होंने रखे अपने, जिससे वो बचे रहे, उनका कहीं ना कहीं नाम बदनाम ना हो, ये गलत तरीके से उनको यहाँ पे शो ना किया जाए, अंग्रेज उसका कहीं ना कहीं गलत फायदा भी उठा सकते हैं आगे जाकर के। जर्मन हथियार नहीं पहुंचे जब उनके पास, तो पुलिस से बचने के लिए उन्होंने भारत छोड़ना उचित समझा, कि आखिरकार जब मैंने इतना घूम लिया है, इतना समझ लिया है, जर्मनी जर्मनी के एडवांस लेवल के जो टेक्नोलॉजी के हथियार हैं वो उनके पास अगर नहीं पहुंचे हैं, तो अब ऐसे में उनका देश में रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज करके उनको काला पानी की सजा दे देगी और बहुत ज्यादा क्या है टॉर्चरस कंडीशन में डाल देगी। तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं देश छोड़ना उचित होगा। देश में अगर हम गतिविधियां नहीं कर पाते तो विदेश से इसको फंडिंग करेंगे, विदेश से हथियार इकट्ठे करेंगे और फिर देश में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ाएंगे। जब वो ऐसा करते हैं, ऐसी अप्रोच में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तभी वो क्या करते हैं, इसी यात्रा के दौरान वो गुजरते हैं कहाँ, अमेरिका और मैक्सिको में। यहाँ उनका सबसे बड़ा जो काम होता है 1916 से 1920 में, मतलब लगभग 4 से 5 साल का दायरा है ये, 1916, 17, 18 और 19 से ना लगभग 4 साल का दायरा है ये। इस अवधि में वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा मोड़ ये आता है कि साम्यवाद की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे राष्ट्रवाद को त्याग देते हैं वो। ये कैसे हो चुका है, अभी उनके जो दिमाग में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचार थे वो एकदम से कैसे निकल गए, एम एन रॉय ऐसे एकदम से जो है बदल कैसे गए अगले 1-2 साल या 3 साल 4 साल में। उनके साथ घटना ये घटित हुई 1916 में, जब अमेरिका की यात्रा पर थे वो, तो वहां पर सैन फ्रांसिस्को जैसे एरियाज में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर उन्होंने कुछ मार्क्सवादी किताबों, मार्क्सवादी लिटरेचर्स, ग्रंथों को अध्ययन किया। वहाँ की आसपास की लाइब्रेरी में उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे समाजवादी जो है लोगों से विचार विमर्श किए, डिबेट डिस्कशन किया, वार्तालाप किए। तो उनको यहाँ पे कई सारी जो मार्क्स की, समाजवाद की जो चीजें अध्ययन करने के बाद उनके विचारों में एक बदलाव देखने को मिला, एक शिफ्ट चेंज देखने को मिला। अब वो इसी सेकंड फेज में मार्क्सवाद से कैसे इस ओर बढ़ेंगे, मार्क्सवाद की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। मार्क्सवाद के बाद वो राष्ट्रवाद के बाद ये एक संक्रमणकालीन स्थिति में आएंगे, संक्रमणकालीन स्थिति से ये फिर चले जाएंगे किसमें, मार्क्सवाद में। इस मार्क्सवाद में सबसे जो अंतिम जो कील साबित हुई, सबसे अंतिम जो मोहर साबित हुई, वो हुई मैक्सिको की यात्रा, जहां पर मैक्सिको में उनके एक व्यक्ति मिलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट माइकल बोरोडिन। ये माइकल बोरोडिन रूस से आए थे, लेनिन ने इनको भेजा था दुनिया में अलग अलग एरियाज में मार्क्सवादी, समाजवादी, साम्यवादी व्यवस्था को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। तो मैक्सिको में इनकी मुलाकात जो है एम एन रॉय की माइकल बोरोडिन से होती है। बोरोडिन ने मार्क्सवाद की जो बारीकियां हैं रूसी क्रांति में कैसे वो सफल सिद्ध हुई हैं, उन सबको समझाया, और इन्होंने 1919 में उनके साथ मिलकर के क्या बना दी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी बना दी। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है रूस के बाहर पहली और एकमात्र ऐसी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो यहाँ पे रूस के बाहर देखी गई है, रूस के बाहर पहली कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिली, और इसको सफल भी करके दिखाया, सफल तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी, और सफलता के कारण यहाँ पे लेनिन ने उनको रूस बुला लिया। ये एम एन रॉय साहब ने मैं रूस के बाहर पहली बार एक किसी अन्य देश में एक कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की है, और वो पार्टी क्या कर रही है, उस देश में कम्युनिस्ट विचारों को बहुत हद तक सफल भी बना रही है, बहुत सारे लोगों को जोड़ रही है, उनको यहाँ पे प्रभावित भी कर रही है। तो यहाँ पे लेनिन इंप्रेस होते हैं उनसे, उनको बुलाते हैं यहाँ पे कहाँ, रूस बुलाते हैं, और रूस में जाकर के वो क्या करते हैं, अब हो जाएंगे कट्टर मार्क्सवादी। कट्टर मार्क्सवादी अब उनका कहीं ना कहीं तीसरा फेज कहेंगे, तो तीसरे चरण में वो हो जाएंगे मार्क्सवादी। तो पहले चरण में हम कहेंगे कि वो राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी है, दूसरे चरण में संक्रमणकालीन स्थिति है, तीसरे चरण में, दूसरे चरण का जो स्थिति है वो है कहाँ की स्थिति, देखो पहले चरण की स्थिति है भारत और जावा इंडोनेशिया, क्रांतिकारी है वो। दूसरे चरण की स्थिति जो है वो हो जाएगी हमारी कहेंगे उसके अमेरिका में या फिर मैक्सिको में, जहां पे वो राष्ट्रवाद से मार्क्सवाद में संक्रमणशील स्थिति में है, और वहीं से मार्क्सवाद में वो झुकाव उनका शुरू हो जाएगा, और पूरी तरीके से मार्क्सवादी बन जाएंगे जब वो रूस आएंगे, रूस चीन की यात्रा में रहेंगे 1920 से 1928, ये 8 से 9 साल का समय, पूरे के पूरे मार्क्सवाद का समय है उनका। ठीक है, तो हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं, एक प्रकार से हमारे दिमाग में ये आ सकता है, फिर से हम यहाँ पे इसको रिकॉल करेंगे कि 1905 से लेकर के 1915 तक का उनका जो समय काल है वो किसका समय काल है, हमारे जो एम एन रॉय है उनका समय काल है राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों का, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों का। इसके बाद अगर हम बात करें जो कि उन्होंने कहाँ गुजारा है अधिकतम समय, भारत में गुजारा है, ठीक है, जावा में गुजारा है, इंडोनेशिया में गुजारा है, ठीक है।
इसके बाद वो क्या होंगे, धीरे धीरे चेंज होगा, बदलाव होगा 1919 तक, और ये होगा संक्रमणकालीन अवस्था। संक्रमण की अवस्था होती है जहाँ पे दो विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। जैसे आप लोगों के दिमाग में विचार चल रहे होंगे कि कोर्स लें कि ना लें, है ना, या ये एग्जाम दें कि ना दें, ये दें कि पहले वो उस पे ध्यान दें, असिस्टेंट प्रोफेसर दें या फिर यहाँ पे पीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम दें। तो वही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें किस पे जाना चाहिए। वो राष्ट्रवादी है लेकिन अब धीरे धीरे किस पे तरफ जाएंगे, राष्ट्रवादी है लेकिन मार्क्सवाद की तरफ जाएंगे। तो ये संक्रमणशील अवस्था है, यहाँ पे ना तो पूरे मार्क्सवादी है ना पूरे राष्ट्रवादी बचे हैं। तो ये संक्रमणशील अवस्था पहला चरण, यहाँ पे ये दूसरा चरण हो जाएगी। तीसरा चरण आता है उनका प्योर मार्क्सवादी है, 1920 से लेकर के 1928 तक का चरण है ये। 1928 के चरण में यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो क्या है, मार्क्सवादी हो जाते हो। यहाँ पर जो समय है वो कहाँ गुजरता है, अच्छा इसका समय कहाँ गुजरता है, इसका समय अमेरिका में गुजरता है। इस समय वो सेकंड वाले फेज में अमेरिका में थे और मैक्सिको में थे। इसके बाद का जो समय यहाँ पे आता है 1920 से 28 के बीच में, ये मार्क्सवादी हो गए। और यहाँ पर वो किस प्रकार के अप्रोच में काम कर रहे हैं, यहाँ पे रूस में मार्क्सवादी अप्रोच में काम कर रहे हैं। और चौथा फेज आपको मैं यहाँ पे डेट के साथ बता देता हूँ, चौथा फेज जो आया था वो है तो 1930 से 1954 के बीच में, ठीक है, 1930 से 54 के बीच का। यहाँ पे आप यहाँ पे याद रखो 1930 चौथा फेज 1930 से लेकर के 1954 के बीच में, ये उनके जीवन का अंतिम काल है, ठीक है, ये उनके जीवन का अंतिम काल है। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो वापस भारत आते हैं, ठीक है, वापस भारत आते हैं। 6 साल की जेल हो जाती है, अंग्रेज उनको जेल में गिरफ्तार कर लेते, प्रेजेंट डायरी जैसी किताबें लिखते हैं वो। भारत में आकर के वो मानववादी हो जाते हैं, मौलिक मानववादी। उन्होंने राष्ट्रवाद त्याग दिया, मार्क्सवाद त्याग दिया, और उन्होंने मानववादी व्यवस्था अपनाई कि मानव के केंद्र में जो हित वाली बातें होंगी, मानव के लिए तर्क वाली जो बातें होंगी उनको ध्यान रखना चाहिए। मानव का जहाँ पे अधिकतम विकास हो सके वो व्यवस्था होना चाहिए। मार्क्सवाद अपने आप में ना तो कंप्लीट है ना तो राष्ट्रवाद अपने आप में कंप्लीट है। हमें सबसे जरूरी है यहाँ पे मानव इंसान बनना। राष्ट्रवादी जर्मनी को उन्होंने देखा कैसे हिटलर एक राष्ट्रवादी होने के बावजूद कैसे अपनी प्रजा को ही मरवाता है, युद्ध में ढकेल देता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद से उनका कहीं ना कहीं मन उठ गया। उसके बाद यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने देखा कैसे जो स्टालिन है कैसे तानाशाही प्रवृत्ति को तरफ जा रहा है, ये मार्क्सवादी होने के बावजूद तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है। तो स्टालिन से मतभेद होने के बाद वो मार्क्सवाद भी त्याग देते हैं। फिर वो अंतिम रूप से यहाँ पे भारत की तरफ आते हैं, मानवतावादी बन जाते हैं। तो हमने ये जो चरण है इनको फॉर थोड़ा सा ब्रीफ में समझा है, डिटेल में हम जाएंगे तो दूसरा चरण हमने देख लिया, तीसरा चरण हम यहाँ पे देखेंगे जब वो रूस चीन और मध्य एशिया के इलाकों में क्या कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं 1920 1928 का, तब वो कट्टर मार्क्सवादी हैं। इस फेज में उन्होंने क्या काम किए इनको समझना है। सबसे पहले तो रूस मास्को में जाकर कॉमिंटर्न, कॉमिंटर्न क्या होता है, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी है, इसके निमंत्रण पर मास्को जाते हैं। यहाँ पर लेनिन से उनकी मुलाकात होती है, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, लेकिन एक विवाद का उल्लेख बार बार एग्जाम में रहता है। विवाद हुआ था इनका लेनिन का, लेनिन से विवाद इस बात पे होता है 1920 में कि लेनिन चाहते थे कि कांग्रेस में द्वितीय कांग्रेस में औपनिवेशिक प्रश्न हुआ, वहां पे कांग्रेस मतलब बैठक में औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल क्वेश्चन पर एक विवाद हो गया। मुद्दा ये था विवाद का, मैं बताता हूँ यहाँ पे कि जो विवाद है वो इसलिए हुआ था कि जो भी यहाँ पे औपनिवेशिक ताकतें हैं जैसे ब्रिटेन है फ्रांस है, इनको यहाँ पे खदेड़ना है। तो जो गुलाम देश है, औपनिवेशी देश है, जिन जहाँ पे गुलाम बना रखा है जैसे भारत है पाकिस्तान है, यहाँ पर क्रांति करना जरूरी है। औपनिवेशिक देशों में क्या करना जरूरी है, क्रांति, ठीक है। कौन से देशों में, औपनिवेशिक देश, औपनिवेशिक देश जहाँ पे औपनिवेशिक जैसे भारत है खास तौर पे, तो क्रांति करना जरूरी है। अब क्रांति लेनिन कहते हैं क्रांति कैसी होना चाहिए, लेनिन कहते हैं क्रांति में कांग्रेस का हेल्प लेना चाहिए। किसकी हेल्प लेना चाहिए, भारत में एक पार्टी है कांग्रेस, लेनिन कहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस के लीडर यहाँ पे गांधी जी फेमस है बहुत, तो उनकी हेल्प लेना चाहिए गांधी जी। लेकिन यहाँ पे लेनिन कहते ये एम एन रॉय कहते हैं, रॉय साहब एम एन रॉय, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, हमें गांधी जी की हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अकेले दम पर श्रमिकों को, हमें मजदूरों को और हमें किसानों को इकट्ठा करके यहाँ पे काम करना चाहिए, ठीक है।
तो ये बात उन्होंने बोली थी और इनके माध्यम से क्रांति करवाना हमें जरूरी है। फिर लेनिन ने पूछा ऐसा क्यों, आप गांधी का विरोध, गांधी की हेल्प क्यों नहीं लेना चाहते हो? तो एम एन रॉय ने कहा गांधी जी जरूर यहाँ पे नेता है, लेकिन वो पूंजीपतियों के नेता है। वो जिस प्रकार की अप्रोच लेकर के देश में आंदोलन या फिर राष्ट्रवाद की विचारधारा बढ़ा रहे हैं, वो पूंजीपतियों के पक्ष में है। चाहे उनका ट्रस्टीशिप सिद्धांत हो, चाहे उनका धर्म को लेकर के विचार हो, तर्कहीन विचार हैं। इस तरीके से एम एन रॉय क्या है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो तर्क को महत्व नहीं देते हैं, वो पूंजीपतियों के सुख को बढ़ावा देने के लिए धर्म का यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो गांधी जी की या कांग्रेस की हेल्प लेना जरूरी नहीं है, कम्युनिस्ट गांधी जैसे राष्ट्रवादियों के साथ दें। जबकि रॉय यहाँ पे कह रहे हैं कि गांधी पूंजीपति वर्ग के नेता है, इसलिए कम्युनिस्टों को सीधे किसान मजदूरों से क्रांति कराना चाहिए। लेनिन कहते हैं यहाँ पे, लेनिन चाहते हैं कम्युनिस्ट गांधी जैसे राष्ट्रवादियों को समर्थन दे। लेनिन चाहते हैं कम्युनिस्ट जो पार्टी उनकी रूस की, वो गांधी जी को सपोर्ट करे और गांधी जी यहाँ पे देश में स्वराज लाएं, इस ब्रिटेन को या यूके को, इंग्लैंड को भगा दें, यहाँ से खदेड़ दें। ठीक है, लेकिन गांधी जी आपको पता है अहिंसात्मक ढंग से करने वाले चीजें हैं, तो आपको पता है होना चाहिए। गांधी जी तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करते इस प्रपोजल को, लेकिन कहीं की कोशिश लेनिन के द्वारा की जाती थी। इसके बाद अगर हमें पता होना चाहिए तो यहाँ पे रॉय का मत अलग था, इस वजह से मतभेद हुए, लेकिन इसका परिणाम ये नहीं हुआ कि उनको निकाल दिए पार्टी से। लेनिन की खास बात ये थी। ताशकंद, तो जब मतभेद हो जाते हैं तो उन्होंने ताशकंद में, लेनिन ने, एक उज्बेकिस्तान की राजधानी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। याद रखना चाहिए आपको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में निर्मित हो जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद उज्बेकिस्तान में बनी है, भारत में नहीं बनी थी ये, क्योंकि भारत के बाहर थे। भारत में रहते तो गिरफ्तार कब के हो जाते, अंग्रेज इनको सरकार गिरफ्तार कर लेती, क्योंकि यही षड्यंत्र अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रवादी षड्यंत्र हो चाहे मार्क्सवादी षड्यंत्र हो, सबके सब अंग्रेजी के खिलाफ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो हमें कुछ बातें मिलती है कट्टर मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को लेकर के। इनकी कुछ बातें हैं, जैसे स्टालिन के समय यहाँ पे क्या हुआ 1927 में, 1924 में तो लेनिन की मृत्यु हो गई, 24 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे जो नेता आते हैं 1924 से लेकर के 1953 तक, वो रहते हैं स्टालिन। स्टालिन ठीक थे, लेकिन स्टालिन की नीति थी वो आयरन कर्टेन की। आयरन कर्टेन मतलब लोह का पर्दा, कि कोई भी अगर विरोधी उनकी आलोचना करता है, उनके खिलाफ है जाता है, तो उनको, उनसे वो बिल्कुल क्या करते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं और उसको मरवा देते हैं, या तो उसको जेल में डलवा देते हैं या उसको मुंह बंद करा देते हैं, कैसे भी करें। यहाँ पर यही विचार, थोड़ा सा मतभेद हुआ लेनिन के स्टालिन के साथ। लेनिन के साथ हुआ तो चल गया, स्टालिन के साथ हुआ तो स्टालिन से मतभेद को लेकर के ये कहीं ना कहीं क्या है, देश छोड़ करके, रूस छोड़ करके वापस इंडिया आने की कोशिश करते हैं। हुआ ये था कि चीन में मार्क्स साम्यवादी क्रांति का मार्गदर्शन करने के लिए इनको भेजा गया था एम एन रॉय को स्टालिन के द्वारा। उनका मिशन असफल हो जाता है। स्टालिन ने पूछा कि क्यों असफल हो गया, तो कुछ वजह थी कि पूर्णतः अभी जो है ये देश चीन जो है अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं हुआ है, तो औद्योगिकरण नहीं हुआ तो यहाँ पे श्रमिक वर्ग नहीं है, उस श्रमिक वर्ग का भी कहीं ना कहीं शोषण की स्थिति पैदा नहीं हुई है, अभी पूरी तरीके से कृषि आधारित है। ठीक है, और यहाँ के जो लोकल हैं जैसे माओ जैसे लोग, और भी जो अलग अलग लोकल कंडीशन यहाँ पे बनी हुई, वो यहाँ पे किसी बाहरी इंटरफेरेंस के साथ, बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के साथ खुद ही यहाँ पे क्रांति के पक्षधर हैं। तो मुख्य रूप से बातें कुछ मेनली यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि चाइना में कुछ अलग ही अप्रोच है, लेकिन मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए कि चाइना अभी पूरी तरीके से औद्योगिकृत नहीं हुआ है, जिस वजह से असफल हो रहा है, या मुख्य रूप से उनकी असफलता का कारण बना है, तो वो हमें पता होना चाहिए। चीन के ये अनुभव होने की वजह से उन्होंने किताब भी लिखी है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, कि रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना, ऐसे कुछ करके किताब उन्होंने लिखी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हाँ, ये लिखा भी है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना, ठीक है, ये किताब भी लिखी है। जब ये अनबन हो जाती है तो स्टालिन से क्या होता है, इनका इनका जो है विवाद हो जाता है और वापस आ जाते हैं भारत। ये 1930 से 1954 तक का कार्यकाल इनका जो है भारत में बीतता है। यहाँ पर वो क्या होते हैं, अपने जीवन के अंतिम चरण में रहते हैं और दार्शनिक जीवन जीते हैं नव मानववादी विचारों के साथ। कैसे नव मानववादी विचारों के साथ? सबसे पहले उन्होंने, जेल होती है जैसे भारत आते हो, फिर उसके बाद 30 में जेल हो जाती है जैसे भारत लौटते हैं डॉक्टर महमूद के नाम से, लेकिन पकड़े जाते हो, 6 साल की सजा हो जाती है। जेल में 2 किताबें लिखते हैं, प्रिजन डायरी और मटेरियलिज्म नाम से, और यहाँ पे ही उन्होंने जेल से छूट करके कांग्रेस पार्टी को शामिल हो जाते हैं, उसी कांग्रेस में जिसका वो विरोध करते हैं। कितना बदलाव आ रहा है, उसी पार्टी का जिसका वो विरोध करते हैं उसी में वो शामिल हो गए, और उसी कांग्रेस के अंदर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, ये क्या है, पार्टी बनाते हैं। लेकिन
कुछ टाइम बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं एम एन रॉय अब किसके पक्ष में है? अंग्रेजों के पक्ष में है, क्योंकि वो जानते हैं कि अंग्रेज किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हिटलर के, मुसोलिनी के। हिटलर नाजी सेना का लीडर है, मुसोलिनी एक फासिस्ट सेना का लीडर है, इटली का है वो। हिटलर जर्मनी का है वो। और ये दोनों के दोनों राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विचारों को गलत दिशा में, हिंसा की तरफ ले जा रहे हैं। और पूरी मानव जाति के लिए क्या है, एक खतरनाक, एक खतरे के रूप में काम कर रही है। पूरे विश्व को खत्म करने का काम कर सकते हैं ये, विश्व युद्ध पैदा करके, विश्व युद्ध की स्थितियां पैदा करके। तो उनका जो मोह भंग हो जाता है पूरा पूरा राष्ट्रवाद से, जब ये हिटलर को देखते हैं एमन रॉय, जब ये मुसोलिनी को देखते हैं कि कैसे हिटलर और मुसोलिनी अपने सिर्फ राष्ट्र को, स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए दूसरे राष्ट्रों को कितना बर्बाद कर सकते हैं, मानव जाति का विनाश कर सकते हैं। ऐसा राष्ट्रवाद अगर इस परिणति तक पहुंचता है तो राष्ट्रवाद बहुत बुरा है। राष्ट्र एक गलत दिशा का राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बहुत बुरा है। तो ये चीज उनके अंदर घर कर गई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे अंग्रेजों को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि मुसोलिनी जैसे, हिटलर जैसे लोगों को खत्म करना जरूरी है। कांग्रेस में मतभेद हो जाते हैं इसी बात को लेकर के, और फिर वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो फांसीवाद, हिटलर को की जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन भी मानते हैं। याद रखना, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन किसको माना गया है? यहाँ पे हिटलर को माना गया है। ये लाइन किसने बोली है? तो ये लाइन बोली है यहाँ पे किसने? ये लाइन बोली है यहाँ पे एम एन रॉय जैसे लोगों ने। ठीक है, ये बात हमें पता होना चाहिए। इसके बाद भारत वापसी करते हैं, जब वो कांग्रेस छोड़ देते हैं तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 से 1948 तक इस पार्टी का संचालन करते हैं। पार्टी बनाई उन्होंने, अलग पार्टी बनाई थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में, आरडीपी कहेंगे इसको। जब आरडीपी चल रही थी तो 1948 के बाद उनके दिमाग में आया कि पार्टियां जो है ना, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ, निजी फायदे के लिए ही काम करती हैं। पार्टी विहीन व्यवस्था ही सबसे अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि 1948 में देश आजाद है। ठीक है, यहाँ पे देश आजाद है, लेकिन देश आजाद है परंतु देश अभी भी गुलाम है कुछ पुराने तरीकों से, जैसे कांग्रेस पार्टी के तरीके। वही संसदीय लोकतंत्र, और संसदीय लोकतंत्र में हो क्या रहा है? पार्टियों की सत्ता है, लोगों की सरकार नहीं है, पार्टियों की सरकार है। पार्टियों को जो सही लगता है वही होता है, पार्टियों को जो गलत लगता है वो गलत माना जाता है। तो सरकार के पास वास्तविक रूप से लोकतंत्र नहीं है। सरकार के पास हमारे देश में, भारत के पास दिखावे का लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। पार्टियां शासन कर रही हैं, पार्टियों में होते हैं बहुजन, अभिजन टाइप के लोग, ओलिगार्क, एलिट लोग होते हैं। एलिटिज्म की भावना ज्यादा बढ़ रही है। तो ये क्या है, अभिजात वर्ग ज्यादा उठ रहा है जो पार्टियों में बैठा हुआ है। बाकी जो जनता है वो सिर्फ वोट देने काम करती है, बाकी जनता का शासन चलाने में, संचालन में कोई योगदान नहीं है। आम आदमी एक प्रकार से चुनाव से बहुत दूर हो रहा है। तो देश आजादी के बाद उन्होंने इस पार्टी को भी खत्म कर दिया। राजनीति को बताया, राजनीतिक जो पार्टियां होती है भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल का अड्डा बन गई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ही पार्टी सबसे पहले भंग कर दी और एक दल विहीन लोकतंत्र यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की। और यही पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात आगे जाकर के जयप्रकाश नारायण भी इन्हीं एम एन रॉय से प्रभावित होकर के करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। देहरादून में इंडियन नेशनल रेनेसां इंस्टीट्यूट भी स्थापित करवाते हैं। इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट, ये स्थापना करवाई। यहाँ पे वो लोग जो राष्ट्रवाद के बाद जो उनका प्रभाव मार्क्सवाद की तरफ गया, उसके बाद कैसे वो मानवतावादी या मानववादी, उग्र मानववादी बन गए हैं, रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ गए हैं। तो वो यहाँ पे तर्क आधारित उन्होंने पूरी चीजें यहाँ पे समझाई, बताई हैं। और यहाँ पे तर्क आधारित जो शिक्षा है वो यहाँ पे दी जाने का काम करते हैं। ये रेडिकल ह्यूमनिज्म नाम का विचार दिया, यही उनका मुख्य दर्शन है। याद रखना, उनका सबसे मुख्य दर्शन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही है, रेडिकल ह्यूमनिज्म, मौलिक मानवतावाद। इसी मौलिक मानवतावाद के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को की स्वतंत्रता, मनुष्य के अंदर तर्क और मनुष्य के अंदर नैतिकता की जो सर्वोच्च स्थिति है उसको बढ़ावा देने की बात की है। मनुष्य को तर्कशील होना चाहिए, मनुष्य को मानवता आधारित होना चाहिए, मनुष्य को स्वायत्त स्वतंत्र होना चाहिए, मनुष्य को नैतिक होना चाहिए। ये बातें उन्होंने बोली है। बट वो नैतिक, गांधी जी वाला नैतिक अलग है। गांधी जी का नैतिक धर्म आधारित है। गांधी जी को यहाँ पे हम धार्मिक वैसे नहीं बोलेंगे, वो भी मूल्यों पर बल देते हैं, लेकिन ये तर्क आधारित नैतिकता पर बल देते हैं, तर्क आधारित मूल्यों पर बल देते हैं। थोड़ा सा इनका तर्क पर झुकाव ज्यादा है एम एन रॉय का। उनके बीच में डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे, गांधी कैसे हैं और एम एन रॉय कैसे हैं। एम एन रॉय का जो है कांग्रेस के विचारों से कैसे एक मतभेद था, वो हम सब समझेंगे, डिस्कशन करेंगे। सारांश हमारा ये आ जाता है कि भारत में कब से कब तक थे? ये 1905 से 1915 तक थे, जहां पे ये कौन से विचार? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचार, जहां पे हथियारों से आजादी मांगते हैं कि हमें मिलेगी आजादी तो हथियारों से मिलेगी। उसके बाद अमेरिका में रहते हैं 1916 के आसपास, और समाजवाद से इनका परिचय होता है। नाम बदला, एम एन रॉय रखा है, ये पता होना चाहिए। किस देश में जाकर के नाम बदला था? तो अमेरिका में जाकर के।
मैक्सिको में पूरी तरीके से परिचित हो गए। 1917 से 1919 तक रहते, मार्क्सवाद अपना लिया और कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सफल भी करके दिखाया, और पहली वहां पे पार्टी थी रूस के बाहर जो सफल थी। ठीक है, माइकल बोरोडिन से मुलाकात भी होती है यहाँ पे। माइकल बोरोडिन कहाँ होती है? मैक्सिको में होती है। माइकल बोरोडिन से पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रूस में जाकर थे, जब लेनिन की, यहाँ लेनिन का बुलावा आता है, निमंत्रण आता है, 1920 से 1928 तक रहते हैं, कट्टर साम्यवादी हैं। और लेनिन से बहस भी हुई, कॉमिंटर के नेता भी हुए, लेकिन बाद में स्टालिन से बहस होने के बाद, चीन में क्रांति करवाने के बाद, स्टालिन से बहस होने के बाद ये रूस छोड़ देते हैं और भारत वापस आते हैं। और भारत में 1930 से 47 तक कांग्रेस और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संचालन किया। ये बात बताऊं, 30 से लेकर के लगभग 40 तक, लगभग 30 से 40 तक उन्होंने, 1930 नहीं कहेंगे, 1934 के आसपास कहेंगे, 30 32 33 34 के आसपास से उन्होंने 40 तक, मतलब 5-6 साल तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। फिर 40 से 47 48 तक उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी संचालित की। लेकिन वही है, पार्टी व्यवस्था या दल व्यवस्था से उनका मोह भंग हो गया, उन्होंने दल विहीन व्यवस्था की बात की। और 2000 यहाँ पे, और माफ कीजिएगा, यहाँ पे देहरादून में, भारत में, वो इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट स्थापित करवाते हो। वहां पे नव मानववाद या फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म भी बोल सकते हैं जिसको, उसकी विचारधारा को, उसकी विचारधारा आधारित जो तर्क, नैतिकता और स्वतंत्रता से युक्त जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं। ठीक है, और सबसे जरूरी है नव मानवतावाद में कि मानव को केंद्र में रख करके हमें क्या करना चाहिए? अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो राजनीति में फिर वो आगे जाकर क्या करते हैं? संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन उनके जीवन विकास क्रम को लेकर के था, कैसे उनका जीवन जो है अलग अलग चरणों में देखने को मिला। सबसे पहले हमने 1905 से लेकर 1915 तक भारत, जावा, सुमात्रा में क्रांतिकारी चरण देखा, जिसमें वो हथियारों से क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं। के बाद हमने देखा 1916 से 1919 मैक्सिको अमेरिका में, जहां मार्क्सवाद से परिचय, मार्क्सवाद का फॉलो कर रहे हैं, उसका उसके माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी बनाई उन्होंने मैक्सिकन में, मैक्सिको में। उसके बाद 1920 से 28 तक वो लेनिन के बुलावे, स्टालिन के साथ वो काम करते हैं, लेकिन बाद में विवाद होने पर छोड़ के आ जाते हैं। 1900 33-34 के आसपास लगभग, और 1954 तक देश में रहते हैं, और अलग अलग स्तर पे उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, कांग्रेस ज्वाइन करी, उसको छोड़ करके वो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं, उसको भी बाद में भंग कर दिया, और बाद में उन्होंने इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट के माध्यम से पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की, और यहाँ पे भारत में नव मानववाद की, रेडिकल ह्यूमनिज्म या फिर न्यू ह्यूमनिज्म की विचारधारा की शुरुआत की, जो मानव को केंद्र में रख करके तर्क, नैतिकता आधारित राजनीति की बात करता है। तो ये हमारा डिस्कशन आज हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एम एन रॉय की पुस्तकों और पत्रिकाओं के बारे में। ये यहाँ पे क्या है, पुस्तकों में क्या क्या विचार दिए गए हैं, आखिर कौन सी पुस्तक में कौन से विचार लिखे हैं, ये हमें बातें इन्हीं इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। तो मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।